कर रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन तक, जिसमें क्या आ रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या आ रहा था इलेक्ट्रॉन वाला था लॉस और गेन, यानी कि उसमें क्या आ रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या आ जा रहा था पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, जिससे क्या आ रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब ठीक यहाँ पे उल्टा हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन, उसमें क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कोई एक होगा तो वो क्या आ जाएगा रिडक्शन। या फिर साथ साथ क्या आ रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो भी वो भी क्या आ जाएगा रिडक्शन। यानी कि इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर या फिर इन दोनों के अलावा क्या हो सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखें डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और क्या हो सकता है दोनों में से कोई एक होगा। पहले भी बताया था ऑक्सीडेशन में भी क्या हो गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक। सिर्फ एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है तो भी क्या है ऑक्सीडेशन है, या सिर्फ रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का तो भी क्या है ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है या तो एडिशन हाइड्रोजन का हो तो भी क्या होगा रिडक्शन होगा, या फिर साथ में क्या हो सिर्फ रिडक्शन ऑफ एडिशन के साथ साथ क्या आ रहा था रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और फिर क्या होगा इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो, या फिर क्या हो इन दोनों के अलावा क्या हो सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एंड क्या हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या आ जाएगा हम लोग एग्जांपल देखेंगे CuO प्लस H2 क्या बना रहा है Cu प्लस H2। यहाँ पे देखिए इसमें क्या था पहले से क्या था ऑक्सीजन ऐड था इसमें, अब क्या आ रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो देखिए रिडक्शन में क्या हो रहा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए क्या आ रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है कॉपर में क्या था कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया था, ये क्या हो रहा है सिर्फ कॉपर में ऑक्सीजन इससे बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया। अब अगला देखें क्या अगला क्या था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उसमें क्या होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सा हो गया पहले 5 था ये 6 नंबर, अगला क्या आ जाए 7वां नंबर, ये क्या आ जाए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या था इसमें दोनों होता है, जैसे पहले बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा दोनों होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में क्या हो उन दोनों के अलावा क्या हो सकता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रेडॉक्स में दोनों हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब रिडक्शन का क्या प्रोसेस है वो पहले बता दिया और ऑक्सीडेशन का क्या प्रोसेस है वो पहले बताएं, तो दोनों हो सकता है। और साथ साथ क्या है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, लॉस भी होता है और गेन भी होता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या आ जाए रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच क्या जाए द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्या आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन में क्या आता है रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही ऑक्सीडेशन में क्या आता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या आ जाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, द रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place is called redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल अगर हम लोग तो ये भी क्या आ जाए रेडॉक्स का एग्जांपल हो, यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल देखते हैं रेडॉक्स का CuO प्लस H2। यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या बना रहा था Cu प्लस H2, इसको अगर देखें यहाँ पे ये क्या हो रहा है पहले से क्या था कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब क्या हो रहा है ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे देखें दोनों को इंडिकेट करते हैं, ये क्या हो गया देखिए ये क्या आ रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था रिडक्शन था, तो ये क्या आ जाएगा रिडक्शन।
साथ में क्या रहा है इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी क्या हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया, तो ये क्या हो गया रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। आगे हम लोग को पढ़ना था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अगला देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, 8वां हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगला आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन इसमें जिसमें क्या हीट दे रहा है और हीट एब्जॉर्ब हो जा रहा हो, यानी कि पहले हीट दे रहे हम कुछ टेम्परेचर पहले रिएक्शन का या 10 डिग्री, बाद में क्या आ रहा है 10 से कम हो जा रहा है, 9 डिग्री हो जा रहा है, 5 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि 10 से कम हो रहा है, तो क्या आ रहा है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट वो गेन कर रहा है, तो उसको क्या बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन वैसा हो जिसमें कि पहले कुछ और टेम्परेचर था और बाद में क्या आ जाए पहले से कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो, तो वो कैसा हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन in which heat is absorbed is called endothermic reaction। यानी कि अगर क्या आ रहा है हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो क्या होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या आ रहा है हीट देना पड़ रहा है, तो ये क्या आ रहा है CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो रहा है। अब देखिए CaCO3 इसको क्या दे रहे हैं हीट दे रहे हैं, तब क्या आ रहा है रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है हीट जरूरी है, तो ये क्या आ जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब हम लोग स्टार्टिंग में हीट देंगे, मान लेते 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस शुरू में, तो बाद में उसका टेम्परेचर क्या आ जाए कम हो जाए, 150 से कम 140 हो सकता है, 130 हो सकता है, यानी कि 150 से कम होगा, तो ऐसा रिएक्शन क्या आ जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट गेन कर ले रहा है, रिएक्शन वो हीट कहाँ जा रहा है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी क्या होगा एक्सोथर्मिक ठीक उल्टा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडो का क्या है ठीक उल्टा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये अब यहाँ पे क्या रहा है ठीक उल्टा है, यानी कि इसमें क्या रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें क्या आ जाए हीट रिलीज होगा, यानी कि पहले से क्या आ जाए टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होगा अगर रिएक्शन स्टार्ट होने के टाइम कुछ और टेम्परेचर और बाद में क्या आ जाए टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जो कि क्या हो हीट ज़्यादा ये हो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता हो, जैसे कि CO2। अगर CO2 कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है तो CO2 कैसा है गर्म गैस है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे क्या ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पहले से टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का रोल है, पहले से ही टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं। अब CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि पहले से जो टेम्परेचर दे रहे हैं उससे कम टेम्परेचर होता है प्रोड्यूस, इसीलिए क्या होता है इंडोथर्मिक होता है। इन जनरली CO2 गैस क्या होता है गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है इंडोथर्मिक है, क्योंकि पहले से हीट ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग और बाद में हीट कम हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे देखें क्या आ जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो हीट रिलीज हो, यानी कि रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो या फिर हीट एनर्जी रिलीज हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाए CO2 बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे हीट रिलीज करेंगे, तो वो देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच heat energy is released is called exothermic reaction। जैसे हम लोग देख लेते कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, कार्बन एग्जाम्पल में चलो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हीट रिलीज होगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करवाते हैं आपस में क्या तो क्या बनाएगा CO2 प्लस हीट रिलीज करेगा। या कोई भी कंबसन रिएक्शन में क्या होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तभी तो हम लोग वहाँ हीट का यूज करते हैं, जैसे कुकिंग में यानी कि खाना बनाने में। अगर कोई मीथेन को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या है कंबसन है।
तो इसको क्या करें, अब ये क्या बनेगा CO2 प्लस H2O और साथ में क्या बना, हीट एनर्जी रिलीज करे, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो ये क्या आ जाएगा, जो थर्मिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले से कुछ और हीट था। इग्निशन टेम्परेचर हम लोग इसमें भी देते हैं, यानी कि अगर मीथेन को जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि उसको कुछ हीट देना होगा और तब जाकर क्या होगा, CO2 H2O रिलीज होगा और CO2 H2O के साथ साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा। तो वो कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए आगे हम लोग लास्ट जो था वो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले जैसा कि न्यूट्रलाइज उसका नाम भी है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि पहले से क्या एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस मिलकर क्या होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएगा। तो देखते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट हो गया न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि इसमें क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे एसिड क्या होता है, उसमें क्या होता है, पीएच क्या होता है उसका, कम होता है या ज्यादा होता है, यानी कि 7 से कम होता है। और बेस क्या होता है, बेस में क्या होता है, पीएच 7 से ज्यादा होता है। अब दोनों अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा था, यानी कि ऐसा सब्सटेंस फॉर्म करना जिसमें क्या हो, पीएच 7 हो, यानी कि न्यूट्रल हो, ना एसिडिक हो सब्सटेंस ना ही बेसिक हो। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर फॉर्म हो गया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। वाटर का क्या होता है, पीएच 7 होता है, यानी कि उसका क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि अगर उसका पीएच देखें तो 7 है, यानी कि ना वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो कैसा है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वही होता है कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और साथ में क्या वाटर बना रहा है तो वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब समझेंगे, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है और साथ में क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर फॉर्म होना जरूरी है, तभी क्या बोले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। अगर वाटर फॉर्म नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर एसिड और हम लोग क्या करें, एसिड को रिएक्ट करवाएं कोई भी ये से मेटल से, तो वहां पे भी क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, लेकिन वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, वाटर फॉर्म होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो देखें द रिएक्शन इन विच acid and base react to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी क्या हो रहा है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, यानी कि वाटर कंपलसरी है। तो देखेंगे एग्जांपल इसका देखेंगे। एग्जांपल अगर हम लोग एसिड की बात करें तो HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस लेना है तो NaOH ले लेते हैं। अब बताइए क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, MgOH का होल 12, यह हो जाएगा MgSO4 प्लस H2O। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एसिड और बेस मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इसमें भी एसिड है और बेस है और क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर फॉर्म होना जरूरी है, तभी इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है एसिड बेस मिलकर। एक और एग्जांपल हम लोग इससे ये नहीं समझेंगे कि कहीं पे सॉल्ट फॉर्म होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो नहीं होता है। जैसे कि हम लोग वो देख सकते हैं, अगर कोई भी एसिड को HCl ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एसिड से मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या बनाएगा, MgCl2, ये भी साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है, इन सिर्फ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, यानी कि ये नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए ये था सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो और, चलिए आगे देखते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पहले ही बताया था कि उसमें क्या होता है, एटम का लॉस होता है, नहीं फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर एटम लॉस और फॉर्म नहीं हो रहा है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें, उसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है,
जितना नंबर ऑफ एटम, हर एक इंडिविजुअल एटम जितने टाइप का एटम है उसका नंबर लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड के एटम से। यानी कि हर एक इंडिविजुअल एटम को देखें लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, तो उसका जो नंबर है वो राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट के साइड में नंबर के इक्वल होगा। तो ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और वो इक्वेशन सही है तो वो क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो अब क्या है, वो इक्वेशन या फिर रिएक्शन जो है वो गलत है। तो ये यानी कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स के साइड का जो मास है यानी कि रिएक्टेंट्स के साइड के जो जितने भी एटम है उन सारे के मास को ऐड करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए क्या, प्रोडक्ट के साइड के एटम के मास के समिशन के। यानी कि प्रोडक्ट के साइड में भी हर एक एटम का मास को ऐड करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट साइड के हर एक एटम के मास को ऐड करने पे। यानी कि यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उल्टे तरीके से ऐसे, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि नाइदर एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना ये एटम क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। वहाँ पे क्या होता है, मास कंजर्व रहता है। तो देखेंगे उसका डेफिनेशन, मास ऑफ reactants in any chemical equation is always equal to the mass of products। यानी कि जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा, वो क्या आ जाएगा, हाँ दोनों इक्वल होगा। तो वही होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एटम्स या फिर सिंपल ऐसे, मास ऑलवेज कंजर्व, मास इन एनी केमिकल रिएक्शन यानी मास क्या होता है, कंजर्व रहेगा केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें क्या होगा, मास कंजर्व रहेगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, इसके पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH4 और क्या हो रहा था O2, यानी कि ये क्या हो रहा था CO2 + H2। अब देखें पहले रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, H2 यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। जैसे इधर कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ये तो सही है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 किए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, उधर 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 कर दें। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस। अब यहाँ पे मास कंजर्व कैसे करवाएंगे वो देखें, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है नहीं वो देखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि हर एक एटम का मास को ऐड करेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, तो और दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इधर देखिए ये क्या है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन का 1 × 4 यानी कि 4 ग्राम हो गया। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या होगा 2, एक ऑक्सीजन का कितना 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया। अब देखते हैं कितना हो गया, 12 + 4 और प्लस कितना हो गया 64, ये कितना हो गया, और ये हो गया 90। हम देख लेंगे ये कितना हो गया, 68, 70 और 80। अब इधर देखेंगे इधर कितना हो रहा है, ये कितना हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया 16 × 2 और इधर 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है, प्लस कितना है 16। यहाँ पे देखें ये कितना है 12 और ये कितना हो गया 32, प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना है 2 और प्लस 16 यानी 18 × 2 कितना हो गया 36। अब इधर देखें तो क्या आ जाए 36 × 2 38 और 2 40, सॉरी 36 2 और ये 4 मतलब 0 और यहाँ पे ये 80 देखें। चलो अब देखते हैं, यानी कि इधर जो मास था 80 और इधर भी मास था 80, दोनों क्या हो रहा है, मास इक्वेशन में क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। दूसरे एग्जांपल से भी हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्टेंट्स के साइड में जो सारे मास को क्या किया, ऐड किया, और प्रोडक्ट के साइड में सारे मास को ऐड किया, तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। एक और एग्जांपल से हम लोग समझे, यानी कि वो कैसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए पहले क्या होना चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तब वहाँ पे एक बार और फिर से समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
देखते हैं, जैसे था HCl प्लस NaOH, क्या बना रहा था NaCl प्लस H2। देखते हैं यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन एक है और इधर दो हाइड्रोजन, सॉरी इधर भी हाइड्रोजन एक और एक दो है और इधर भी दो हाइड्रोजन, और क्लोरीन इधर एक है और इधर क्लोरीन एक है। सोडियम एक है, सोडियम इधर भी एक है, ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, यानी कि रिएक्शन पहले से बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस है तो अब क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, फिर से ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, हो गया ये लेफ्ट साइड में, यानी कि ये क्या हो गया 36.5 प्लस ये कितना हो गया, देखें ये फिर से हो गया 7 और फिर 10, फिर ये हो गया 40 आपका, यानी कि ये अब कितना हो गया, फिर से हो गया ये 6, 7.5, 76.5। इधर देखें हम लोग ये कितना है 23 और ये कितना हो गया 35.5, और ये हो गया 1 × 2 प्लस ये कितना हो गया 16। अब देखिए ये कितना हो गया 58.5, NaCl का 58.5 ऐसे भी होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 18, 1 × 2, 2 + 16, 18। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, और ये 6 और 1 7, यानी कि 76.5। फिर से क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है, यानी कि रिएक्टेंट के साइड का मास है वो क्या है, प्रोडक्ट के साइड के मास का इक्वल है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, यानी कि हर एक केमिकल रिएक्शन, हर एक केमिकल इक्वेशन क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। चलिए आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि कुछ बचा हुआ है, रेंसिडिटी, कोरोजन, ये सब वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।